गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद। बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, आधारभूत पद जो है वो क्या होते हैं। आधारभूत पद में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरी हो, क्या कौन कौन सी टर्म्स जो है वो जरूरी है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? आधारभूत पद। तो आधारभूत पद में आते हैं चर, अचर, वेरिएबल, कांस्टेंट, बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म, पद के घात, डिग्री, पद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के व्यापक रूप या मानक रूप, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर और अचर क्या है। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि चर एवं अचर क्या है। चर एवं अचर क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अचर। अचर क्या होता है? अचर यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या, जो कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि जिसकी वैल्यू कभी भी बदले ना, चाहे यहाँ पे हो चाहे कहीं भी किसी भी जगह जाए, वो नंबर कभी भी बदले ना, वही का वही रहे, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि वैरी नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या अचर बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब नंबर यहाँ पे रहे, चाहे हम कहीं दिल्ली जाए चाहे कहीं भी जाए, किसी जगह चले जाए, 1 2 3 और पाई कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए इनका नाम दिया गया है कांस्टेंट, यानी कि ये अचर है, कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। 1 2 3 पाई। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल इसका एकदम अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होता है क्या, कि ये बदल जाते हैं। ये क्या होते हैं कि बदल जाते हैं, जैसे कि इनको एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है, वेरिएबल को एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है, और इनका मान ना हमेशा बदल जाता है, यानी कि x का मान अभी यहाँ पे कुछ और है तो वहां पे कुछ और हो जाएगा, फिर थोड़ा देर देखेंगे कहीं और तो कहीं और बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनका मान बदल जाता है। जैसे कि x इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो ये x के जगह हट के 1 ले लेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू जैसे 1 लिखे तो क्या होगा कि x की जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो x को 2 भी ले सकता है, यानी कि बदलते रहता है, ये वैरी करते रहता है। वेरिएबल जो है वैरी करते मतलब बदलते चला जाता है, बदलते चला जाता है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये अचर और वेरिएबल हो गए। एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल का केंद्र होता है C और ये त्रिज्या होती है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, जो सेंटर से परिधि तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस अगर हमारा यहाँ पे सर्कल का क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये 2 पाई जो है ना, ये 2 पाई वो क्या है, कांस्टेंट है, कभी भी बदलेगा नहीं। 2 पाई जो है कांस्टेंट है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आर है वो क्या करेगा, ये वैरी करेगा, मतलब कि बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि रेडियस हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर की जगह पे 1 आ जाएगा। अगर हमारा रेडियस मान लीजिए कि सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है, सर्कल बड़ा हो गया, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या होगा कि इस आर के जगह पे अब ये 1 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि यहाँ से बदल जा रहा है, यानी कि इनका मान बदलते चला जा रहा है। तो आर यहाँ पे क्या होगा, आर होगा यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, यानी कि आर क्या होगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, बदल जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 2 पाई क्या होगा, 2 पाई क्या होगा,
आप देख सकते हैं 2 पाई बदल रहा है क्या? 1 पे 2 पाई ही रहा, 5 पे 2 पाई ही रहा, तो क्या हुआ? ये बदल नहीं रहा है, ये कांस्टेंट होगा, यानी कि बदल नहीं रहा है, जो निश्चित है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल, थोड़ा सा इनका पार्ट्स जान लेते हैं, अचर कितने प्रकार के होते हैं और वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एक्स वाई जेड, मतलब कि मेनली हम लोग इसी से सूचित करते हैं, एक्स वाई जेड से। आप अल्फाबेट का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, एनीथिंग, मतलब कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं सूचित करने के लिए। अब अचर पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? अचर पद को ए बी सी से सूचित करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी सी जो होगा ना अचर पद में, यानी कि स्वैच्छिक इनको बोला जाता है। अगर इनको मान लिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, लेकिन एक्स वाई जेड में नहीं लिखेगा कि बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। ये जो मान मिलेगा, जो मान हम लोग जो वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा? ये बदल जाएगा, उसके अनुसार बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए बी सी के जगह पे क्या होगा? 1 2 3 होगा। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि अचर में हम लोग अचर को देखते हैं पहले, कि जो अचर है कांस्टेंट, यानी कि इनको हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, तो अचर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है एब्सोल्यूट और एक है आर्बिट्रेरी। यानी कि इनको बोला जाता है निश्चित अचर, और इनको बोला जाता है स्वैच्छिक अचर। ठीक है, स्वैच्छिक अचर। तो ये निश्चित अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट मतलब हम लोग समझते हैं जो कभी भी बदले ना, 1 2 3 4 पाई, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है? जो बदल जाए। लेकिन कांस्टेंट का दो पार्ट्स होता है, एक तो निश्चित होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, 1 2 3 पाई। ठीक है, लेकिन स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग अगर मान ले किसी भी पद को कि ये रियल नंबर है, तो उनको स्वैच्छिक कहते हैं। मतलब कि एबीसी से इनको हम लोग दर्शा देते हैं, एबीसी से दर्शाते हैं ना, इनको अगर मान ले तो ये क्या हो जाएंगे? स्वैच्छिक हो जाएंगे, स्वैच्छिक अचर हो जाएंगे, जहां बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। ठीक है, तो इनको आर्बिट्रेरी बोला जाता है, इनको एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि निश्चित अचर बोला जाता है, और यहाँ पे स्वैच्छिक है। मतलब हम लोग मान लिए कि क्या होगा, जैसे कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखे होंगे, अभी हम लोग चल के आगे देखेंगे, अभी तो पता नहीं होगा, कि यहाँ पे होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई सी के जगह पे जैसे 2x प्लस अगर हम लोग रख दें 2y प्लस 1, तो देख रहे हैं ए बी सी के जगह पे क्या आ रहा है? ए बी सी के जगह पे 2 2 1 आ रहा है, तो क्या है? ये कांस्टेंट का काम करता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि हज़ार चीज के लिए, ये 2x प्लस 2y है, ये भी हो सकता है, 3x प्लस 3y हो सकता है, 4 हो सकता है ना। तो यहाँ पे 2x 3x 4x बहुत सारा चीजें आ सकता है। तो इसलिए इनको ना, इन रूप को ए बी सी से दर्शा दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके जगह पे क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में दो कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि आप बोलेंगे कि एबीसी को भी दर्शाया जाता है कांस्टेंट से स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और एक्स वाई जेड को भी, यहाँ पे तो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड हम बोल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड हमने कहा था कि अल्फाबेट के किसी भी नंबर से हम लोग वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्वैच्छिक में एबीसी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो हम लोग ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनको हम लोग मान लिए हैं कि क्या होगा? रियल नंबर होगा।
इनको हम लोग मान लिए हैं स्वैच्छिक है, मतलब कि अपने से हम लोग मान लेंगे कि ए बी सी के जगह पे हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो बदलता नहीं है। और ए बी सी के जगह पे क्या एक ही कांस्टेंट आएगा, बहुत सारे कांस्टेंट आ सकते हैं, बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इनके जगह पे हम लोग क्या इनके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को लिख देते हैं और जो भी समीकरण हो वो ए बी सी का मान क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए, यहाँ पे देखिए ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और एक्स वाई जेड जो होगा ना, जैसे कि ए बी सी इज इक्वल टू अगर दे दिया 1 2 3, ठीक है 1 2 3 दे दिया तो ए का मान 1 होगा, बी का मान 2 होगा, सी का मान 3 होगा। लेकिन यहीं पे अगर 1 2 3 वेरिएबल में दे दिया जाए, अगर वेरिएबल में दे दिया जाए, तो एक्स वाई जेड है। ठीक है, वेरिएबल में अगर दे दिया जाए तो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3 लिख लिया जाए, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल क्या करेगा, देखिए कि एक्स का मान पहले 1 ले लेगा, फिर एक्स का मान क्या करेगा 2 ले लेगा, फिर एक्स का मान क्या लेगा 3 लेगा, मतलब बदल जाएगा। ये सोच रहा है ना कि एक्स के लिए 1 2 3 सब है, मतलब सब के लिए बदल जाएगा, एक बार 1 ले लेगा, फिर एक बार 2 ले लेगा, एक बार 3 ले लेगा, तो ये बदल रहा है। लेकिन इसमें कांस्टेंट वाला में ऐसा काम नहीं होता है कि ए सबको ले ले, ए सिर्फ 1 को लेगा, ए इज इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब निश्चित है कि ए इज इक्वल टू 1 होगा। और इसमें निश्चित नहीं है ना कि x इज इक्वल टू 1 ही होगा, ये 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, मतलब कंडीशन के अनुसार ये चेंज होते जाएगा, वेरिएबल चेंज होते जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। कांस्टेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एब्सोल्यूट जो 1 2 3 है, और आर्बिट्रेरी जिसको हम लोग एबीसी अपने अनुसार मान लेते हैं और उसकी जगह पे कांस्टेंट को रख देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए वेरिएबल की बात कर लेते हैं हम कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। इनको हम लोग इरेज कर देते हैं। वेरिएबल के भी दो पार्ट्स होते हैं। वेरिएबल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है इंडिपेंडेंट, और एक होता है डिपेंडेंट। यानी कि स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर। अब देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो होता है बदल जाता है, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट कौन होता है? जैसे कि हम लोग देखे हैं, कभी हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई मिल जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं 1, तो अगर x की वैल्यू 1 रखे तो y की भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 3 रखें तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि x का मान जो रख रहे हैं y का भी मान वही आ रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, y है। x इज इक्वल टू क्या है, y है, तो x का मान 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, क्योंकि वो x के बराबर है। ठीक है, और अगर x का मान 2 रखे तो 2 आएगा, 3 रखे तो 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो अपने आप से अपने अनुसार कोई भी मान ले रहा है, लेकिन y जो है अपने अनुसार नहीं ले पा रहा है। y क्या अपने अनुसार नहीं ले पा रहा है, x की जो मर्जी है वही ले रहा है। x चाहे तो 5 ले सकता है, 6 ले सकता है और 9 ले सकता है। ठीक है, लेकिन ये y नहीं ले रहा है, ये y नहीं ले रहा है, इसका जो मान आ रहा है वही उसका मान आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने आप से किसी भी मान को ले रहा है, तो ये मतलब कि स्वतंत्र है, कोई भी ले सकता है। तो जो मान ले लेता है ना अपने आप, जो
क्या करता है, निर्भर मतलब कि स्वतंत्र होता है किसी भी मान को लेने के लिए, किसी भी वैल्यू के लेने के लिए। लेकिन यहीं पर y हम लोग देख रहे हैं कि ये मान नहीं ले रहा है, यानी कि किस पे निर्भर है, x पे निर्भर है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र चर है, x यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र चर है, जो अपने आप अपने अनुसार वैल्यू ले लेता है उसको स्वतंत्र, और जो किसी चर पर निर्भर रहता है उसको अस्वतंत्र, मतलब कि डिपेंडेंट कहा जाता है, वो निर्भर है। ठीक है, यानी कि y क्या है, निर्भर है। अब आप मत समझिएगा ना कि x हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा और y हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग पोजीशन बदल दें, y को y इज इक्वल टू x कर दें, तो इस कंडीशन में ये स्वतंत्र हो जाएगा, ये अस्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अस्वतंत्र हो जाएगा। मतलब कि अब y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा, y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x का भी 3 आएगा। अब ये y अपने अनुसार ले रहा है, लेकिन x क्या कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन वैल्यू ले रहा है, कौन वैल्यू ले रहा है, कौन डिफाइन कर रहा है, किसको मतलब कि डिफाइन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि y का 1 लिए तो x 1 आया। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग देखेंगे ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को देखना होगा, तो उस जगह पे देखेंगे कि किसका मान हम लोग रख रहे हैं और किसके ऊपर फिर आ रहा है किसका मान। ठीक है, जैसे y का रखे तो x का आ रहा है, तो y का जैसे रखे वैसे x का आएगा, अगर y का नहीं रखे तो x का भी नहीं आएगा। तो इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन अस्वतंत्र है और कौन स्वतंत्र है। तो जिसका हम लोग मान रख रहे हैं और जिस पर वो आ रहा है, x आ रहा है, जिसके चलते आ रहा है, उसको हम लोग डिपेंडेंट और इसको इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर है, अब इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे बेसिक टर्म कौन सा है देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे बीजगणितीय पद, एल्जेब्रिक टर्म। बीजगणितीय पद क्या होता है, देखिए बीजगणितीय पद यानी कि चर और अचर के गुणनफल को, चर और अचर के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद देखिए, यहाँ पे चर और अचर को गुणा कर देंगे तो इज इक्वल टू में क्या मिलता है, बीजगणितीय पद। जैसे कि 2 इंटू 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, और x क्या है, एक चर है। तो इनको जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो एक ये बन गया एल्जेब्रिक टर्म। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक टर्म बन गया। वैसे ही -3x इंटू 5 कर दे तो -3x, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x में अगर x से गुना कर दे तो हम लोग -3x² लिख सकते हैं, -3x² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, बीजगणितीय पद हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ -5 इंटू 2 कर दें तो क्या ये अलजेब्रिक टर्म होगा, कांस्टेंट और कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या ये बीजगणितीय पद है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बीजगणितीय पद है कि नहीं। लेकिन अभी हम बता देते हैं कि चर और अचर के गुणनफल को, चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि चर और अचर के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आते हैं पद के घात, यानी कि पद के घात क्या होता है। तो किसी भी पद में जो उसका चर होता है और चर का जो पावर होता है, उनके योग को हम लोग पद का घात कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2x³ है, प्लस में 3x² है, -2 है। तो हमने क्या बताया कि पद के घात क्या होते हैं, पद के घात क्या होते हैं, पद के घात किसी भी पद में वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, उनके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, उनके योग को पद का घात कहते हैं। यानी कि 3 + 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, 0, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इस पद के घात क्या हुए, 5 हुए। समझ रहे हैं क्या हुआ, पद का घात
पद का घात किसी भी पद में अगर x का जो पावर है, वेरिएबल चर का जो पावर होता है, उनके योग को, उनके एडिशन को, मतलब कि जो ऐड कर देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पद के घात बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पद के गुणांक। पद के गुणांक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म। कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होता है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ टर्म किसी भी पद में चर के गुणक को, यानी कि किसी भी पद में चर के गुणक को हम लोग क्या बोलते हैं, पद का गुणांक कहते हैं। चर के किसी भी गुणक को, गुणक मतलब क्या होता है, चर में देखेंगे कि किससे गुना हुआ है, तो इस चर में किससे गुना हुआ है, देखिए 2 से गुना हुआ है, तो 2 को क्या कहेंगे, x का क्या है, गुणक है, कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट पद के गुणांक क्या गुणक बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि चर में कौन गुणक है, गुणक कौन है, गुणक का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, गुणा कौन कर रहा है, तो 2 कर रहा है, तो 2 होगा। 3x में कौन कर रहा है, 3x स्क्वायर में 3 कर रहा है, तो 3 है, तो यहाँ पे पद के गुणांक क्या हुए, 3 हुआ। ठीक है, तो पद का गुणक ये हो गया। अब आते हैं हम लोग बीजगणितीय व्यंजक। अब चलिए हम लोग देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक यानी कि चर और अचर पद को, बीजगणितीय व्यंजक, यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक पद तो समझ गए, चर और अचर को गुणा कर देंगे तो हमें अचर पद मिल जाता है, नहीं बीजगणितीय पद मिल जाता है। लेकिन अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कहने का कि बीजगणितीय व्यंजक क्या है। ठीक है, तो देखिए अचर पद और चर पद को, अचर पद और चर पद को जोड़ने घटाने पर, यानी कि इनमें ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन आप समझते हैं क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये ऑपरेशन कहलाता है, संक्रिया कहलाता है। तो अचर पद और चर पद को, अचर पद और चर पद को अगर घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग दिया जाता है, घटाव किया जाता है, तो उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि इनको हम लोग 3x का पावर 2 माइनस 2x प्लस में 3 कर दें, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक टर्म है। क्यों, क्योंकि अचर पद और चर पद, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीजगणितीय पद को, बीजगणितीय, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, बीजगणितीय पद को जोड़ने या घटाने पर, एल्जेब्रिक जोड़ घटाव के द्वारा इनको क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, मतलब उनको क्या किया जाए, उनके साथ रखा जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ रखा जाए, तो वही हमारा क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक टर्म बन जाता है। जैसे देखिए 3x स्क्वायर, ये क्या है, 3x स्क्वायर चर और अचर पद का क्या है, गुणनफल है, तो इसको बीजगणितीय पद कहेंगे। और बीजगणितीय पद माइनस से क्या है, मतलब कि इससे घट रहा है, और 2x किससे जुड़ रहा है, +3 से, यानी कि इसमें माइनस प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक टर्म बोलेंगे। वैसे ही 7x क्यूब हो जाएगा, -5x हो जाएगा, तो ये क्या है, घट रहा है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये भी क्या हुआ, एक अचर पद हुआ। अब इसमें हम लोग को मतलब कि नहीं, अचर पद नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, बीजगणितीय व्यंजक हुआ। बीजगणितीय व्यंजक किसको बोलते हैं, बीजगणितीय पद को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर हम लोग क्या मिलता है, बीजगणितीय व्यंजक मिलता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे और पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो बीजगणितीय व्यंजक और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, तो देखिए यहीं पे समझ लेते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। तो पॉलिनोमियल, यहाँ पे अभी हम समझेंगे सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी बेसिक टर्म्स हम लोग समझ रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, बेसिक टर्म्स समझ रहे थे।
तो यहाँ तक तो समझ गए, चर और अचर, बीजगणितीय पद, पद के घात, पद के गुणांक, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद के, अभी बहुपद के घात समझना में बाकी है। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद क्या होता है, तभी तो उसका घात समझेंगे, बहुपद समझ लेंगे तभी तो बहुपद कहने से ही मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, बहु का मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, यानी कि बहुपद का मतलब बहुत सारा पद होना चाहिए उसमें। तो जो बहुत सारे पद मिलकर प्लस माइनस से सेपरेट रहते हैं, मे बी सेपरेट और नॉट, मतलब कि सेपरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो पॉलिनोमियल का चर का पावर होगा वो हमेशा एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, मतलब कि होल नंबर होगा। हमेशा पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इनका पावर यानी कि बीजगणितीय व्यंजक का पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है 7x का पावर -1 भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं बोल रही हूँ। ठीक है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक का बोल रही हूँ। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा, 2 है, ये 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 है, 0 है, 0 भी है, क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, मतलब कि कहने का धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन -1 क्या है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, तो पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका पावर माइनस में है। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या कहता है कि हमारे पावर में जो होगा, x का जो पावर होगा, एक्स वाई चर का जो भी पावर होगा वो क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पॉलिनोमियल का पावर क्या है, पावर 2 पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकते हैं, मतलब पूर्ण संख्या तो हो भी सकते हैं, नॉन निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या भी हो सकते हैं उनके पावर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कुछ भी ले सकता है। सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बीजगणितीय व्यंजक हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, सब कुछ होते हैं, पूर्ण संख्या भी आते हैं, निगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इनको एक सेपरेट कर दिया गया है, पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सेपरेट कर दिया गया है पॉलिनोमियल को, कि उनका जो पावर, जो भी पावर पूर्ण होगा, मतलब कि वो माइनस में ना हो, बट्टे में ना हो, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये बीजगणितीय व्यंजक और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।